अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में एक मानी जाती है, लेकिन बीती रात यहां की सुरक्षा में सेंध लग गई। अमेरिका में शाम के 6 बजे हैं और उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर ओवल ऑफिस में एक अहम बैठक कर रहे थे। उनके साथ व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। तभी बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। व्हाइट हाउस के पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बैग से पिस्टल निकाली और फायरिंग करने लगा। जिस समय यह घटना हुई वहां दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। अचानक अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत पूरे एरिया को घेर लिया। लोगों को छिपने के लिए कहा गया और शूटर को शिकंजे में ले लिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के दफ्तर के पास हुई गोलाबारी की घटना ने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच सीक्रेट सर्विस के साथ FBI की टीम भी कर रही है। जांच में ये खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार हमला करने वाला 21 साल का नासिर आदतन अपराधी था, पर यह भी पता लगेगा कि उसके कारण क्या थे। क्या वो यहाँ सिर्फ एक अमूमन हमला, एक आदत हमला करने आया था, गोली चलाने आया था, या फिर उसके पीछे कुछ और कारण थे। कई राज हैं जो दब जाएंगे क्योंकि अब वो उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। संग सीक्रेट सर्विस ने एक्शन लिया और सीक्रेट सर्विस ने उस शूटर को मार गिराया जिसका नाम नासिर था। पर आपको ये बता दें कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस दुनिया की जब सबसे सुरक्षित इमारतों में जानी जाती है, तो उसके साथ साथ वहां पर 5 से 7 लेयर सिक्योरिटी भी होती है। पर बीती रात यहां सुरक्षा में मानो सेंध लग गई, क्योंकि अमेरिका में शाम के करीब 6 बज रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर उसी समय ओवल ऑफिस में बैठक कर रहे थे और ये अहम बैठक में खुद उनके व्हाइट हाउस के कई सारे अधिकारी मौजूद थे। और उसके समय जब ये अंदर बैठक चल रही थी तो बाहर क्या हो रहा था, ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। व्हाइट हाउस में पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू के पास 1600 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू टू बी प्रिसाइज। बैग से पिस्टल निकालता है ये आदमी, फायरिंग करने लगता है और उसके बाद उस समय जब ये घटना हुई तो वहाँ दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। उन्हें भी सेफ शेल्टर में शिफ्ट करने को कहा गया, जो कि प्रेस रूम है व्हाइट हाउस का, वहाँ भेजा गया जल्द से जल्द। कई ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें पत्रकार अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर एकदम से गोलाबारी होने लगी और उनसे कहा गया कि आप बैठ जाइए और यहाँ से हट के सीधा अंदर चले जाइए। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत उस पूरे इलाके को घेर लिया। त्वरित कार्रवाई उनकी ये क्षमता है, उनकी ये ताकत है। लोगों को छिपने के लिए कहा गया और शूटर को शिकंजे में ले लिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के दफ्तर के पास जब ये गोलाबारी हुई है तो अंदर बैठक चल रही थी ईरान को लेकर। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मायने हैं, नासिर के दिमाग में क्या चल रहा था, वो वहां क्यों पिस्टल लेकर पहुंचा, ये तो उसे बिल्कुल पता होगा कि अगर पिस्टल लेकर पहुंचा है तो बच के नहीं निकल पाएगा। पर व्हाइट हाउस के पास फायरिंग करने वाले की पहचान हो गई है। 21 साल का नासिर अमेरिका के मेरीलैंड का रहने वाला था। आरोपी को पहले भी कई बार सीक्रेट सर्विस से झड़प के मामले में उसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका था। 2025 में धमकी देने और घुसपैठ के आरोप में वो पकड़ा गया था। 26 जून और 10 जुलाई 2025 को 2 बार हिरासत में लिया गया, पर हरकत है कि जाती नहीं है। शायद यही वजह से कि बीती रात भी नासिर बैग में पिस्टल लेकर व्हाइट हाउस पहुंचा। व्हाइट हाउस के पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू के पास उसने फायरिंग की और उसके बाद सीक्रेट सर्विस ने तुरंत शूटर नासिर को अपने शिकंजे में ले लिया। अस्पताल ले जाते वक्त नासिर की रास्ते में मौत हो गई। ये पहला मौका नहीं है जहां ट्रंप मौजूद हो व्हाइट हाउस में और वहां फायरिंग की घटना सामने आई हो। बीते 2 साल में ऐसे 4 मौके आए हैं जब फायरिंग की घटना सामने आई है। सबसे पहला हमला हुआ था 13 जुलाई 2024 पेनिसिल्वेनिया के बटलर में, जहां चुनावी रैली के दौरान एक स्नाइपर छत पर छिपकर बैठा था और उसने ट्रंप पर फायरिंग कर दी। एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई, वो बच गए। इसके बाद 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में दूसरी साजिश यहाँ की उनके सामने आई जब वो वहां मौजूद थे। यहाँ एक शख्स झाड़ियों में छिपकर राइफल के साथ ट्रंप का इंतजार कर रहा था, लेकिन सीक्रेट सर्विस की सतर्कता ने इस बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया। आरोपी मौके से फरार हुआ, लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरी और बेहद सबसे चौंकाने वाली घटना हुई थी 25 अप्रैल 2026, कुछ ही दिन पहले। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के वहां पर डिनर चल रहे थे और जब ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था तो उस समय हाई सिक्योरिटी होती है। एक हाई सिक्योरिटी इवेंट में एक हथियारों से लैस हमलावर किसी तरह से अंदर घुस गया और फायरिंग कर दी। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने महज 10 सेकंड के अंदर
ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनको वहां से तो हटा दिया और हमलावर को भी पकड़ लिया। अब एक और घटना। शाम को 6 बज रहे थे अमेरिका में और 1600 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू पर एक व्यक्ति पहुंचता है जिसका नाम है नासिर। पहले अपनी पॉकेट से गोली यानी कि रिवॉल्वर निकालता है, धाए धाए गोली चलाता है और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। सबने इसलिए देखा क्योंकि वो तस्वीर सबके सामने है। देखिए ये भगदड़ की तस्वीरें, ये अफरा तफरी और उसके बाद वहां से भागने की। मूव सेट मूव, हट जाइए यहाँ से, अंग्रेजी में बोलते हुए पूरे सीक्रेट सर्विस और वहाँ के इंचार्ज। 5 से 7 लेयर सिक्योरिटी हो जिस इमारत की, वहाँ कोई व्यक्ति पहुँचता है बाहर। दरअसल इन इलाकों में आप गाड़ियों से नहीं जा सकते हैं। कई बार आपकी चेकिंग होती है और चेकिंग करते करते जब आप वहाँ पहुँचते हैं, मैं जब व्हाइट हाउस गई थी मुझे याद है यहाँ पर जाने के लिए आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने बेसिक्स छोड़कर कुछ और ले जा सकें। तो अगर ये रिवॉल्वर लेकर पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू तक पहुँचा है तो दूरी कम से कम होगी, कम से कम 500 से 1 किलोमीटर होगी व्हाइट हाउस से दूरी। पर सवाल ये उठता है, मेरे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह जुड़ रहे हैं, राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, AK शिवाज जी भी है मेरे साथ। AK शिवाज जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से करूंगी। जब सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है तो पोर्टस की सिक्योरिटी तो पैरामाउंट है ना, एकदम सबसे टॉप ग्रेड, बट इस तरह की घटना होना हमें क्या संदेश देता है? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अमेरिका के अंदर जो गन लॉज हैं वो बहुत लीनियंट है, तो हर एक किसी को भी हथियार लेना बड़ा आसान है। और अगर आप देखें उसकी जितनी पॉपुलेशन है उससे 120% ज़्यादा उनके पास हथियार है। तो और गन लॉ भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट्स आए, उनकी गन लॉ चेंज नहीं हुए। और यही है कि कोई भी हथियार लेके कहीं भी जा सकता है। अब ये नासिर वासिफ जिसकी बात करते हैं, ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड आदमी था, ये पहले भी रडार में है सर्विस, सीक्रेट सर्विस में। मगर जिस प्रकार से ये आया, जहां पर इसने हादसा किया, ये जो 17 पेनिसिल्वेनिया स्ट्रीट जो है, ये काफ़ी दूर है व्हाइट हाउस से। वहाँ तक लोग आते हैं और वहाँ तक आना किसी को मना नहीं है। मगर जैसे ही उसने हथियार इस्तेमाल किया, सीक्रेट सर्विस ने उसको दबोचा और उसको फायर कर दिया और उसके बाद वो मारा गया। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक से एक बार हमले हुए हैं, जो 2 बार तो हमले हुए थे जब वो इलेक्शन में लड़ रहे थे, वो उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं थे। मगर जो 25 अप्रैल को जो होटल हिल्टन में और जो अभी हादसा हुआ है, ये चिंता का विषय है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? क्या ऐसा है कि कोई ना कोई इलीगल माइग्रेंट्स, क्या डिसकंटेंटमेंट है क्योंकि वहां पर अभी जिस ईरान लड़ाई को देख के इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, करप्शन बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, ये हो सकता है। या कि कहीं ना कहीं अब बातचीत ऐसी चली हुई है कि अमेरिका और ईरान की कोई डील हो सकती है उसके ऊपर। क्या ये बिल्कुल मेंटली इतना डिस्टर्ब था कि इसने ये कार्रवाई की? तो ये सच्चाई है कि कई पहलू हैं इसके। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिक्योरिटी की चूक तो हुई है, क्योंकि आप सीक्रेट सर्विस के पास इंटेलिजेंस भी तो होना चाहिए कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद असली मुद्दा क्या है वो पता चलेगा। राजीव मेरे साथ जुड़े हैं, राजीव मेरे सहयोगी हैं, डिफेंस देखते हैं, और लगातार मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, जब अंदर बैठक हो रही थी ईरान को लेकर, वो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय लोगों से बात कर रहे थे, क्या टाइमिंग को इसमें नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, टाइमिंग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और उस हालात में यह भी देखने वाली बात होगी कि जब ये वार्ता जो है अंतिम चरण में पहुंच गई, अमेरिका और ईरान के बीच में डील होने जा रही है और 7 देशों के प्रमुख से बातचीत जो ट्रंप कर रहे हैं, और उस दौरान जो है ट्रंप को निशाना बना के हमला करना एक कई सारे सवाल तो खड़े करता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप की सुरक्षा में बार बार इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर पावर आदमी है, और उसकी सुरक्षा को लेकर इस तरह की सुरक्षा की बात है। हथियार लेकर तो छोड़िए, जो सुरक्षा एजेंसियां जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा में लगी हुई हैं, वो इस बात की भी जांच कर सकती है कि कोई आदमी हथियार लेके जा रहा है तो उसकी मूवमेंट कैसे होगा, उसकी कैसे सोच होगा, ये सारी चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। हथियार लेके कोई आदमी चला जाता है, ठीक है पिस्टल था, वो फायरिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक मैसेज तो दे रहा है ना कि हम व्हाइट हाउस के बाहर जाके 1 राउंड नहीं बल्कि 26 राउंड फायरिंग कर रहे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क, उससे पहले भी हमला होता है उस पर
तो आप इस सुरक्षा में लापरवाही बरतते हैं, और वो भी उस शख्स के लिए खिलाफ जो लगातार थ्रेट जिसके ऊपर प्रशासन है, और आपकी सुरक्षा का घेरा क्या कर रहा है। और एक घेरा नहीं, हमारे जैसे कोई एक घेरा नहीं, केवल एसपीजी नहीं है वहाँ पर तो 5-5 लेयर है, और उस सबको चकमा दे के वो फायरिंग कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है, एक संकेत देने की कोशिश कर रहा है, जिसको समझने की जरूरत है। एयर कमांडर अशमिंदर सिंह बादल हमारे साथ, बहल हमारे साथ है, माफ कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या सीक्रेट सर्विस पर इस बात के लिए सवाल उठाया जा सकता है? क्योंकि 10 से 30 सेकंड में अगर हम इसकी एक्टिविटी को देखें तो रिस्पॉन्स एक्टिविटी तो 30 सेकंड के अंदर उन्होंने क्लियर ही कर दी। पर जय हिंद मनोज्ञा जी। किसी को आप कह दीजिए कि वो मानसिक रूप से असंतुलित था या इस तरह से, ये सब बातें कहना, लेकिन सवाल घेरे में तो आना जरूरी होगा ना। जय हिंद मनोज्ञा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। मैं खुद 2 बार से ज्यादा, आई थिंक 3 बार मैं अमेरिका जा चुका हूं, और मैं खुद व्हाइट हाउस के गेट पर पैदल गया हूं। वहां पे अपनी पिक्चरें खिंचवाई हैं मैंने, और मेरे हाथ में भी एक छोटा सा बैग था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक सिक्योरिटी लेयर है, जैसे पेंसिल्वेनिया से अगर आधा किलोमीटर दूर है गेट 17, और वहां तक तुम पहुंच सकते हो और एक आम आदमी पहुंच सकता है। पर अगर वो एक पिस्टल या राइफल या रिवॉल्वर या सेमी ऑटोमेटिक, जो उनके लॉस के अंडर परमिटेड है ले जाना, तो उसको बैग्स को क्यों नहीं चेक किया गया? ये बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा की, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ के गन लॉज में जो सेकंड अमेंडमेंट ऑफ 1791 में हुआ था, उसके हिसाब से राइट टू बेयर आर्म्स है वहां पे। आपको पता ही होगा मनोज्ञा जी, 38,762 डेथ्स हुई है गन के इस्तेमाल से, जो कि इनोसेंट्स मारे गए हैं पूरे यूएस के अंदर 2025 के अंदर, यानी कि 100 पर डे एवरेज है वहां पे। तो गन लॉज को क्यों नहीं स्ट्रिक्ट किया जा रहा? वो उसका रीजन ये है कि फंडिंग जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की है दोनों पार्टीज और हर कैंडिडेट को मिलती है, इस वजह से कोई भी इस मुद्दे को सीरियसली नहीं आगे ले जाना चाहता। तीसरी चीज आती है कि गेट तक पहुंचना वहां आसान है, तो ये कहना कि गेट तक कैसे पहुंचेगा, उसके बाद जो असली लेयर्स है। वोटर्स यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने क्या कहा है आपको ये पढ़ा देते हैं, सुना देते हैं। थैंक यू टू आवर ग्रेट सीक्रेट सर्विस एंड लॉ इन्फोर्समेंट फॉर द स्विफ्ट एंड प्रोफेशनल एक्शन टेकन दिस इवनिंग अगेंस्ट अ गनमैन नियर द व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट जे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि who had a violent history and possible obsession with our country's most cherished structure। बहुत बड़ा आरोप है ये जो लगा रहे हैं। और साथ ही लिखा है the gunman is dead after an exchange of gunfire with the secret service agents near the White House gates। This event is 1 month removed from the White House correspondent dinner shooting and goes to show how important it is for all future presidents to get what will be the most safe and secure space of its kind ever built in the Washington DC। The national security of our country demands it। राजीव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, डिमांड की बात कर रहे हैं और आने वाले वर्षों के लिए भी राष्ट्रपति की सुरक्षा और सुरक्षा घेरे के लिए कई गुना ज्यादा तैयारियां करेगा अब अमेरिका, साफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह भी होगी कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो भी सेंध लग रहा है उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन कौन है। ट्रंप तो बार बार ये हमेशा दावा करते हैं कि वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दुनिया में आज तक जो है अमेरिका के जितने राष्ट्रपति उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है, और अमेरिका के सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, और अमेरिका का जो लोगों का जीने का जो तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लेकर समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर लॉ की बात होती है। दुनिया की सबसे बेहतर लॉ एजेंसी मानी जाती है वहां पर, और दुनिया का सबसे सुरक्षा होने का दावा करता है। अमेरिका ये दावा करता है कि पूरी दुनिया भर में कहीं भी कुछ हालात बिगड़ते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। 13,000 किलोमीटर दूर जो है ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका चलाया, वो इसलिए चलाया कि चूंकि ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा है। आप यह भी मत भूलिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ना तो जो अमेरिकी जो सीनेट का सैंक्शन था और ना ही यूएन ने कहा था कि आप हमला करने के लिए आए, लेकिन वो अपनी आदमी जो है अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। और जाहिर सी बात है
सीक्रेट सर्विस की तारीफ तो करेंगे, तारीफ के पुल तो बांधेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है जो बार बार हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर अगर बात कीजिएगा तो पिछले कुछ महीने की बात कीजिएगा तो 3 बार हमला हो चुका है। पहले हमला तब हुआ था जब राष्ट्रपति पद का प्रचार कर रहे थे, फिर उसके बाद जो व्हाइट हाउस जो कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर हुआ था, फिर तीसरी बार हो गया, और उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर इस तरह की बात हो रही है। हमारा जो सुरक्षा का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। विजिबल हमारे यहाँ, उनके यहाँ इनविजिबल होता है, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा चाक चौबंद है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के छेद हो रहे हैं, तार हो रहे हैं, तो उनको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राजीव, इनविजिबल सुरक्षा हो सकती है, लेकिन हमला तो विजिबल है ना, उसकी तो तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं, और यही तो सवाल होता है। मेजर जनरल संजय मेस्टन, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जब ये इनविजिबल सिक्योरिटी के सामने विजिबल खतरा आता है तब तो पूरा विश्व देखता है, ये कहते हैं, ये सवाल उठाते हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना दैट ही हैड, एक बड़ा शब्द उन्होंने यूज किया है ये कहते हुए कि ही हैड अ पॉसिबल ऑब्सेशन विद अमेरिका स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, कैसे समझेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहली बात, अमेरिका की कुछ हकीकत लेते हैं। नंबर 1, हथियार वहां फ्रीली अवेलेबल है, उसका जवाब है यस। अगर हथियार अवेलेबल है तो दैट मीन्स किसी भी एसेलेंट को अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं कुछ भी करने की। नंबर 2, ये लोन वुल्फ कैटेगरी वाला अटैक है। दैट मीन्स ये एक अलोन आदमी ने ये सारा प्लान करके, और उसका कुछ मकसद था। अब चलते हैं मकसद क्या था। ये जो पिछले 2 अटैक्स हुए हैं, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला भी था और ये जो आज वाला भी, क्या वो अपने मकसद को पूरा कर सकता कि जाके प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला कर सकता था? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी का काफी घेरे होते हैं और वो एक सिक्योरिटी घेरे में ही उसको फायर करके उड़ा दिया गया है। तो ये इसका मकसद क्या था? मकसद बहुत क्लियर है, ये है सिंबॉलिक मैसेजिंग और फ्रस्ट्रेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिंबॉलिक मैसेजिंग ये है कि हम अपने प्रेसिडेंट को या जो वोटर्स है उसको हम अटैक कर सकते हैं, और अगर व्हाइट हाउस के अंदर घुस भी जाना या उतने परिषद में भी घुस जाना, जैसे हिल्टन होटल में भी, वो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज देता है पूरे देश में और पूरे विश्व में कि हमारी काबिलियत है लोन वुल्फ्स की ये ऐसे अटैक दिखाने की। तो ये साफ है सिंबॉलिक मैसेजिंग। दूसरा सिंबॉलिक मैसेज ये है कि हम प्रेसिडेंट की नीति से और उसकी जितनी भी पॉलिसीज चल रही है उससे हम फ्रस्ट्रेटेड है। आपने फिलहाल ये एक स्टेटमेंट सुना था प्रेसिडेंट ट्रंप का, मेरे को अपने देशवासियों के इकोनॉमिक हालात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मिशन बहुत क्लियर है कि मेरे को ईरान से एनरिच्ड न्यूक्लियर वेपन निकालना और उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से रोकना है, ये उनकी प्रायोरिटी थी। क्या अमेरिकन देशवासियों को ये मंजूर है? सवाल ये भी उठता है। दूसरा, ये जो ईरान युद्ध हुआ है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या ये जरूरी था युद्ध में? जो अभी पीस टॉक्स की बात हो रही है, जिसको मैं बोलूंगा पीस टॉक्स तो नहीं है, ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड करके कॉम्प्रोमाइज है। ये जो बातचीत चल रही है इसमें तो जितनी भी अभी तक ओपन सोर्सेज से इनपुट्स आ रही हैं उसमें तो सारा क्लियर है कि न्यूक्लियर की तो कोई बात नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात है, और साथ में ये भी है कि ईरान को जितने भी उनके टैक्स और वो जितने भी फ्रोजन एसिड्स थे वो डीफ्रीज किए जाएंगे, मिलेंगे। और दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल रहेगा ईरान के पास, IRGC के पास, जो उसने क्लियरली बोल दिया है ओमान के साथ। तो क्या साफ जाहिर दिखाता है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की जनता फ्रस्ट्रेशन में ये भी सवाल करेगी, और अब तो रिपब्लिकन्स भी करेंगे, ये लड़ाई फिर आपने की क्यों? आपने अचीव क्या किया? ऑब्जेक्टिव क्या किया? इससे अच्छा तो पहले ही था वो जो ओबामा डील के टाइम पे चल रही थी, अभी वो पीस टॉक्स चल रही थी फरवरी तक। तो कहने का मतलब है ये फ्रस्ट्रेशन है, सिंबॉलिक मैसेजिंग है। और जहां तक ये सवाल उठता है ये व्हाइट हाउस वगैरह में अटैक का, देखिए सब कुछ अवेलेबल है। आप आज भारत में देखिए, क्या हमारे पास किसी को हथियार मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए लोगों को मतलब स्मगल करके लेके आना पड़ेगा, तो एक रिस्ट्रिक्शन तो वही हो जाता है। वहां फ्रीली अवेलेबल है, जिसकी मर्जी है, कोई चेकिंग नहीं है। आप किसी होटल में आप घुस जाइए, आपने उस होटल में भी देखा है, आराम से वो घुस गया 3-4 हथियार लेके। दूसरा, ये वाला जो अटैक हुआ है ये रिवॉल्वर के साथ शायद हुआ है। अब वो अभी तक कुछ इतने दृश्य आए नहीं है। अब वो रिवॉल्वर था तो रिवॉल्वर से तो वैसे ही आप इतनी पास नहीं जा सकते, उसकी तो रेंज मुश्किल से 10 मीटर होती है इफेक्टिव रेंज। तो कहने का मतलब है ये सिंबॉलिक मैसेजिंग ज्यादा है, और मेरे को लगता है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज है अमेरिका के लोगों द्वारा और IRGC द्वारा, जो उन्होंने इवांका
ट्रम्प के ऊपर भी थ्रेट ऐलान किया, और जो अभी वहां पर परसों ही ऐलान किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को मारने के लिए, नेतन्याहू को मारने के लिए और एडमिरल कूपर को मारने के लिए हम इतना इतना बिलियन डॉलर देंगे। तो ये साफ मैसेज है कि आईआरजीसी अपने मिशन में बहुत क्लियर है। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए और उनकी फैमिली के लिए और अमेरिकन लोगों के लिए आईआरजीसी आज पूरे विश्व में किसी भी देश में खतरा बन चुकी है, और ये अटैक्स, लोन वोल्फ अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमेरिकन के खिलाफ। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, जब हम लोन वुल्फ अटैक की बात करते हैं, इसका मतलब है कोई एक व्यक्ति जो उसको अंजाम देगा, लेकिन उसके पीछे तो ब्रेन चाइल्ड होगा ना, ये किसी का कोई तो दिमाग काम कर रहा होगा। क्या ये सिर्फ एक वन ऑफ द केस है, या फिर इससे बड़ी बात है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुगबुगाहट या फिर एक खतरे की घंटी के तौर पर देखा जाना चाहिए? देखो, लोन वोल्फ ऐसा होता है कि वो अकेला ही इस ऑपरेशन में करता है, कि वही उसका डिस्टर्ब हो सकता है, कोई उसका रीजन हो सकता है। अगर लोन वोल्फ नहीं है तो इसके पीछे कौन है, इसका मकसद क्या था, इसके अंदर कोई एजेंसी इन्वॉल्व है क्या, उसके पीछे ईरान है, आईआरजीसी है, या उसके पीछे की और कोई ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? तो अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा लगता है कि लोन वोल्फ है, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असलियत क्या थी। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये सारा सिचुएशन हो रही है, चर्निंग इफेक्ट हो रहा है, उससे इफेक्ट तो होगा। और जिस प्रकार से डिसकंटेंटमेंट है अमेरिका में, उसका मकसद क्या है कि इस लड़ाई में इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, करप्शन बढ़ती जा रही है, तो लोगों में नाराजगी भी है। और यह भी हो सकता है कि कोई रीजन हो कि उन्होंने इस प्रकार का जो हादसा किया। और हाँ, हथियार की जहां बात आती है, वहां गन लॉबी तो इतनी ज्यादा आसान है हथियार लेना कि कोई उसको नस्ल को कसरा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये गन लॉबी जो है दोनों को पार्टीज को फंड देती है, डेमोक्रेटिक को भी, रिपब्लिकन, क्योंकि हथियार आसानी से मिल जाते हैं। अगर कोई डिस्क्रिमिनेटर आदमी है तो वो ऐसा कर सकता है, मगर क्या वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ, उसको दबोच लिया गया। तो ये अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब बात आती है डील, क्या ये डील के साथ कनेक्टेड है? देखो, डील तो ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, अभी तक इसका ये नहीं पता चला कि इसका असली ब्लूप्रिंट क्या है।